गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। इजेनिथ एजुकेशन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर करण आपके सामने बायोलॉजी है उसके लेक्चर्स रिप्रेजेंट कर रहा हूं और इस सीरीज में हम ह्यूमन फिजियोलॉजी को आगे बढ़ा रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको दो कोऑर्डिनेटेड सिस्टम पढ़ा है, स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम। उससे पहले हम बच्चों रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ चुके थे। आज जो हम नया सिस्टम शुरू करेंगे वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा, यानी कि आज हम पाचन तंत्र से पढ़ने वाले हैं। क्लियर बच्चों? जो हम शुरू करेंगे आज डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे बेटा। इस सिस्टम के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी इसमें देना होगा, क्योंकि इस सिस्टम से बहुत से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ मैं खुद अपने आप ही आपको एक्स्ट्रा चीज़ें दूंगा। एनसीईआरटी से एक बार आपको गो थ्रू होना होगा, यानी एनसीईआरटी को आप खुद पढ़िएगा, समझ में आ जाएगी। हम थोड़ा सा सिस्टम को पढ़ते हैं अपने वे में। क्लियर? टॉपिक को शुरू करने से पहले ही बता देता हूँ, कॉन्स्टेंटली आप अपना माइंड यहीं पर फोकस्ड रखिएगा, चीज़ें आपको बड़ी आसानी से समझ में आने लगेंगी। मैंने कहा सबसे पहले सब डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, डाइजेशन करता है। तो ये डाइजेशन क्या चीज़ है? तो मैंने कहा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के द्वारा सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देना। मतलब क्या है ये? हमने कहा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोई भी जो जटिल यौगिक है, जटिल यौगिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर नॉन डिफ्यूजिबल कंपाउंड, नॉन डिफ्यूजिबल कंपाउंड का हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के द्वारा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के द्वारा किसमें बेटा? सिंपल कंपाउंड में, नॉन डिफ्यूजिबल कंपाउंड का सिंपल कंपाउंड में, या फिर मैं कहूँ डिफ्यूजिबल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देने की प्रोसेस डाइजेशन कहलाती है। नॉन डिफ्यूजिबल कंपाउंड को डिफ्यूजिबल कंपाउंड में बदलने की प्रोसेस क्या कहलाएगी? डाइजेशन कहलाएगी। किसके द्वारा? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के द्वारा। चीज़ों को समझिएगा। ऐसी की ऐसी सेम डेफिनेशन आपको एनसीईआरटी ने लिखी है कि भोजन के जटिल पोषक तत्वों का सरल पोषक तत्वों में कन्वर्ट करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। और हमारा पाचन तंत्र इसे यांत्रिक और रासायनिक विधियों द्वारा संपन्न करता है। मैंने कहा सर कौन कौन से जटिल कंपाउंड हो सकते हैं? हमने कहा लला हम फूड में ले रहे हैं जनरली स्टार्च, देन उसके बाद मैंने कहा प्रोटीन, फैट और सर कोई भी न्यूक्लिक एसिड्स। प्रोटीन हो सकता है, ये क्या है? बायोमोलिक्यूल है। फैट हो सकती है, न्यूक्लिक एसिड्स हो सकते हैं। हमने कहा स्टार्च को कन्वर्ट कर देना किसमें? सिंपलेस्ट शुगर में कन्वर्ट कर दीजिए इसको। तो हमने कहा किस में कन्वर्ट होगी? ये ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होगी। प्रोटीन किसके अंदर कन्वर्ट होगी लला? मैंने कहा अमीनो एसिड में कन्वर्ट होगी। फैट किसके अंदर कन्वर्ट कर दी जाएगी? तो फैट हमने कहा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर दी जाएगी। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर दी जाएगी। देन न्यूक्लिक एसिड की यदि मैं बात करूं तो न्यूक्लिक एसिड को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? नाइट्रोजनी बेस, सर सिंपलेस्ट होता है उनका N2 बेस, नाइट्रोजनी बेस प्लस बेटा जो डिऑक्सी शुगर है या राइबो शुगर है उसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है। साथ साथ में हमने कहा फॉस्फेट आयंस जो हैं वो रिलीज कर दिए जाते हैं। सिंपल समझिएगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जटिल यौगिकों को हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के द्वारा सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। यदि हम प्रोसेस का नाम दें तो मैंने कहा ये पाचन या डाइजेशन कहलाती है। क्या? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के द्वारा सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है, या नॉन डिफ्यूजिबल जो कंपाउंड है उनको डिफ्यूजिबल कंपाउंड में कन्वर्ट करने की प्रोसेस क्या कहलाएगी? डाइजेशन कहलाएगी। क्लियर? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की उपस्थिति में रिएक्शन होती है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो जनरली हाइड्रोलाइसिस करते हैं किसका? जटिल यौगिकों का, और किस में कन्वर्ट कर देते हैं उनको? डिफ्यूजिबल कंपाउंड। देखिए दोनों टर्म यूज कर रहा हूँ यहाँ पर। नॉन डिफ्यूजिबल यानी कि सर ये डिफ्यूज नहीं हो सकते बॉडी में, एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकते, वो नॉन डिफ्यूजिबल कंपाउंड कहलाएंगे। और उनको डिफ्यूजिबल कंपाउंड में कन्वर्ट करने की प्रोसेस पाचन कहलाएगी। आया आपको समझ में? फिर हमने कहा साहब मनुष्य की आहार नाल में पाचन यांत्रिक और जैव रासायनिक प्रक्रिया से पूर्ण होता है। यदि हम बात करें
तो मैंने कहा मनुष्य की आहार नाल में पाचन यांत्रिक बोले तो लाला मैकेनिकल प्रोसेस। अब है ना, ऐसे स्टेटमेंटों को गलत नहीं करें। मैकेनिकल व जैव रासायनिक प्रक्रिया द्वारा पूर्ण होता है। बायोकेमिकल प्रक्रिया से पूर्ण होता है। यदि हम डाइजेशन की बात कर रहे हैं तो डाइजेशन, मैंने कहा आहार नाल में जो डाइजेशन है वो मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस से पूर्ण होता है। डाइजेशन की बात कर रहे हैं तो हमने कहा डाइजेशन किसके द्वारा साहब, मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस के द्वारा पूर्ण हो रहा है। चलिए यहीं पर आपको एक रिलेट करता हूँ मैं किससे, एनिमल डाइवर्सिटी से। टाइप ऑफ डाइजेशन की बात करें, हमने कहा डाइजेशन भी दो प्रकार का होता है साहब, इंटरसेलुलर यानी सेल के अंदर, और बच्चा सेल से बाहर। इंटरसेलुलर डाइजेशन जो डाइजेशन कोशिका के अंदर ही होता है। दूसरा हमने कहा कोशिका से बाहर जो डाइजेशन होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। इंटरसेलुलर में मैंने बात की तो प्रोटोजोआ और जो हमारे पास पोरीफेरा है उसके सदस्य जनरली हमने कहा कौन सा डाइजेशन करते हैं, प्रोटोजोआ और जो पोरीफेरा के सदस्य होते हैं ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन करते हैं लाला। जबकि प्लेटीहेल्मिन्थीज से लेकर जो कॉर्डेट तक के सदस्य हैं, कॉर्डेटा के जो सदस्य हैं वो बेटा एक्स्ट्रा सेलुलर यानी सेल के बाहरी डाइजेशन कर लेते हैं। जबकि हमने कहा कि हाइड्रा में, सीलेंट्रेट या टिनोफेरा में, यदि आपको एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल दिया जाए तो मैंने कहा हाइड्रा में किस प्रकार का डाइजेशन पाया जाता है, तो मैंने कहा हाइड्रा में बेटा इंट्रासेलुलर भी पाया जाता है, वो इंटरसेलुलर भी पाया जाता है और एक्स्ट्रा सेलुलर भी पाया जाता है। यानी बहुत प्रकार का जो डाइजेशन है हाइड्रा में पाया जाता है। या फिर मैं बात करूं आपसे तो मैंने कहा सीलेंट्रेटा और टिनोफेरा, इनमें दोनों प्रकार का डाइजेशन पाया जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो एनिमल किंगडम्स है इसको 12 क्लासेज में बांटा गया, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टिनोफेरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केलहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, काइंडोर्मेटा, आर्थ्रोपोडा, काइंडोर्मेटा, मोलस्का और हेमिकोडेटा, कॉर्डेटा, अलग अलग क्लासेज में डिवाइड कर रखा है। तो हमने कहा सर यहाँ पर यदि हम बात करें प्रोटोजोआ और पोरीफेरा की तो वहाँ इंट्रासेलुलर प्रकार का डाइजेशन पाया जाता है। यदि हम बात करें प्लेटीहेल्मिन्थीज से लेकर के कॉर्डेट्स तक की तो वहाँ पर बेटा जो एक्स्ट्रा सेलुलर प्रकार का डाइजेशन पाया जाता है। जबकि हम बात करें हाइड्रा की तो मैंने कहा वहाँ दोनों प्रकार का डाइजेशन यानी इंटरसेलुलर भी पाया जाता है और एक्स्ट्रा सेलुलर भी पाया जाता है। सीलेंट्रेट और टिनोफेरा के अंदर दोनों प्रकार का डाइजेशन उपस्थित होता है। क्लियर आएगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमने कंटिन्यू किया। मैंने कहा बच्चा क्या है डाइजेशन के अंदर, तो हमने कहा डाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, सिंपल कंपाउंड में। यानी कि जो नॉन डिफ्यूजिबल, यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज किया कि नॉन डिफ्यूजिबल कंपाउंड, यानी कि ऐसे कंपाउंड जो डिफ्यूज नहीं हो रहे। जैसे लाला मैंने बात की स्टार्च की, और स्टार्च को सिंपलेस्ट डिफ्यूजिबल कंपाउंड में हमने कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज में, जो क्या है एब्जॉर्बेबल है या फिर अवशोषण योग्य है। यानी कि इसको क्या किया जा सकता है, एब्जॉर्ब किया जा सकता है। इस कंपाउंड को, नॉन डिफ्यूजिबल कंपाउंड को डिफ्यूजिबल कंपाउंड में कन्वर्ट करने की प्रोसेस ही क्या कहलाती है, डाइजेशन कहलाती है। आया आपको समझ में। चलिए फिर मैंने कहा मनुष्य की आहार नाल में जनरली हमने कहा दो प्रोसेस हो रही है यहाँ पर, मैकेनिकल प्रोसेस भी है और बायोकेमिकल प्रोसेस भी है। लेकिन बच्चों जो टर्म यदि मैं यूज कर रहा हूँ मैकेनिकल प्रोसेस, तो यहाँ पर आपके दिमाग में आता होगा कि सर क्या मशीनरी का उपयोग हो रहा है, तो हमने कहा बिल्कुल हमारे टीथ हैं, या फिर मैंने कहा लाला हमारे पास जो टंग है ये क्या कर रही हैं, ग्राइंडिंग प्रोसेस कर रही हैं। यानी कि सर इनको जनरली हमने कहा कि ग्राइंडिंग का प्रोसेस यानी कि चबाती हैं, मेस्टिकेट करती हैं, देन उसके बाद क्या करती हैं, इनके अंदर सलाइवा की मिक्सिंग करती हैं। एक प्रकार से बेटा मिक्सी सिस्टम ही है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, मैकेनिकल प्रोसेस हो रही है, साथ साथ में बायोकेमिकल प्रोसेस, यानी कि हमने कहा कुछ केमिकल्स यहाँ पर कोऑर्डिनेट करते हैं और बायोमोलिक्यूल्स का क्या करते हैं,
डाइजेशन करते हैं। क्लियर रहेगा, यानी कि दैट इज ए करेक्ट स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी का ही स्टेटमेंट। फिर हमने कहा टाइप ऑफ डाइजेशन की यदि हम बात करें तो मैंने कहा लला 3 प्रकार का डाइजेशन पाया जाता है। जनरली तो 2 प्रकार का ही है। एक ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जिनमें दोनों प्रकार का डाइजेशन प्रेजेंट होता है, यानी हमने कहा ऑर्गेनिज्म को हमने अलग अलग क्लासेज में डिवाइड कर रखा है। प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सीलेंटेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केलहेल्मिन्थीज, एस्केलहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइंडोर्मेटा, हेमिकोडेटा और कॉर्डेटा। ये हमने क्या बना रखी है, इनकी अलग अलग क्लासेज बना रखी है। सर यदि क्लासिफिकेशन की बात करें डाइजेशन की, तो मैंने कहा इंटरसेलुलर डाइजेशन कहाँ कहाँ पाया जाएगा, प्रोटोजोआ में और पोरिफेरा में पाया जाएगा, जबकि प्लेटीहेल्मिन्थीज से लेकर के जो कॉर्डेट्स तक के सदस्य हैं उनमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन पाया जाता है। जबकि हम बात करें यहीं पर कि सर दोनों प्रकार का डाइजेशन, तो वो सीलेंटेटा और टीनोफेरा में पाया जाता है। चलिए इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, मैंने कहा जब हमारे सिलेबस देखा जाए तो ह्यूमन फिजियोलॉजी पर ओरिएंटेड रहता है, तो हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे। जहाँ जहाँ हमें एनिमल्स में डेविएट सिस्टम मिलेगा वहाँ से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो भी हम साथ में ही डिस्कस कर लेंगे। चलिए मैंने कहा बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है सब। एक तो कैनाल पाई जा रही है, यानी कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से, जिसे एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है, और दूसरी हमारे पास क्या है लला, कुछ सैलाइवरी ग्लैंड्स हैं जो हमारे डाइजेशन में मदद करती हैं, यानी कि ये ग्लैंड्स क्या करती हैं, एंजाइम सीक्रेट करती है, ना कि हार्मोन सीक्रेट करती। क्लियर रहेगा। मैंने कहा माउथ, ओरल कैविटी, फेरिंग्स, लला इससे आगे क्या आएगा, ईसोफेगस। ईसोफेगस से आगे हम बात करें तो मैंने कहा बच्चा स्टोमच। स्टोमच से आगे बात करें तो हमने कहा इंटेस्टाइन। जो ऑर्गन्स आएगा हमारा वो आएगा इंटेस्टाइन। क्लियर रहेगा आपको कौन सा ऑर्गन की बात कर रहे हैं हम, इंटेस्टाइन की। अब बच्चे कह रहे हैं सर इंटेस्टाइन तो हमने आज तक 2 पढ़ी। अरे नहीं, आपका संतोष है, हम उसकी परीक्षा ले रहे हैं तो वो भी पूरा करेंगे। हमने कहा 2 प्रकार की इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। सबसे पहले होती है छोटी इंटेस्टाइन और उसके बाद होती है लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर है, आया आपको समझ में। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। हमने कहा स्मॉल इंटेस्टाइन के भी पार्ट होते हैं क्या साहब, हमने कहा बिल्कुल बेटा, डेड्यूनम, जेजुनम और इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट लिखिएगा, ड्यूडेनम, जेजुनम, तीसरा पार्ट हमारे पास आता है इलियम। चलिए इसी तरह लार्ज इंटेस्टाइन में कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं, तो मैंने कहा बेटा लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। कौन कौन से हैं लला, सीकम, कोलन और रेक्टम। टर्मिनोलॉजीज को लर्न करने की कोशिश कीजिए, इंग्लिश टर्मिनोलॉजी से ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ पर हम इंग्लिश टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं। फिर मैंने कहा सैलाइवरी ग्लैंड्स में क्या है साहब, तो हमने कहा सैलाइवरी ग्लैंड्स में जनरली इन्हें सैलाइवरी ग्लैंड्स ना बोलकर यदि आपके सामने मैं ज़्यादा बेटर वे में रिप्रेजेंट करूं तो मैंने कहा लला इन्हें डाइजेस्टिव ग्लैंड बोलिएगा। डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर आती हैं सैलाइवरी ग्लैंड जो अपना सीक्रेशन बाय द ट्यूब देती है, वो सैलाइवरी ग्लैंड्स कहलाती है। देन उससे आगे हम बात करें तो मैंने कहा बेटा कुछ होती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, कुछ होती हैं हमारे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और फिर उसके बाद मैंने कहा लीवर, कुछ होती हैं हमारे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो किसमें, स्टोमच में प्रेजेंट होती हैं। फिर मैंने कहा लीवर, लीवर भी अपना सीक्रेशन बेटा बाय द ट्यूब देता है। देन हमने कहा एक होती है साहब हमारे पास पेनक्रियाज, ये भी अपना सीक्रेशन बाय द ट्यूब देती है। कुछ इंटेस्टाइनल ग्लैंड, चलिए ये हमने पूरा हमारा जो सिस्टम है जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं वो ये चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं कि साहब अग्रभाग में देखिए एनसीईआरटी ने एक पॉइंट लिखा, यहाँ पर मैं आपको वो क्लियर करना चाहूँ कि जो हमारा पाचन तंत्र है ये अग्रभाग में मुख से प्रारंभ होकर पश्च भाग में स्थित गुदा में समाप्त होता है। पश्च भाग में स्थित गुदा द्वारा समाप्त होता है। अग्र भाग में मुख से प्रारंभ होकर पश्च भाग में स्थित गुदा द्वारा समाप्त होता है। अब बच्चा एक छोटा सा चेंज यहाँ पर करता है वो, और आपको कर देता है मुख गुहा।
कि अग्रभाग में मुख गुहा से प्रारंभ होकर पश्च भाग में स्थित गुदा द्वारा बाहर की ओर खुलता है। तो स्टेटमेंट तो उनका भी सही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमने कहा साहब जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये हमारा मुख से प्रारंभ होता है, मुख गुहा से प्रारंभ नहीं होता। मुख से प्रारंभ होकर पश्च भाग में स्थित गुदा द्वारा बाहर की ओर खुलता है। इसलिए याद रखिए जब पहला ऑर्गन हमने लिया वो माउथ लिया, देन उसके बाद हम ओरल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टोमच और इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में भी मैंने कहा दो, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट दिए, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। इसी तरह लार्ज इंटेस्टाइन में मैंने सीकम, कोलन और रेक्टम। क्लियर। इसी तरह बच्चों डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करें तो मैंने कहा सैलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, पेनक्रियाज और इंटेस्टाइनल ग्लैंड। क्लियर रहेगा। चलिए अब हम चालू करते हैं आज एलिमेंट्री कैनाल। क्या शुरू कर रहे हैं लला? एलिमेंट्री कैनाल। तो पहली बात तो मैंने कहा साहब ये कैसी होती है, यानी किससे, एक्टोडर्म से या एंडोडर्म से? सर हर में बताते हो ना आपकी, कोई मेजोडर्म से ओरिजिनेट हो रहा है, कोई जैसे हार्ट की बात करी तो मेजोडर्मल ओरिजिन, मसल्स की बात करी तो भी मेजोडर्मल ओरिजिन, स्केलेटल सिस्टम की बात करी तो आपने कहा एक्टोडर्मल ओरिजिन, रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी आपने बताया बहुत सी चीज़ें एंडोडर्मल ओरिजिन की। तो हमने कहा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है बेटा? एक्टो एंड एंडो। यानी इसकी उत्पत्ति के बारे में यदि आए तो काफ़ी बार एक टर्म यूज की जाती है एक्टो एंडोडर्मल। ऐसा लिखा जाता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारा पाचन तंत्र है ये ओरिजिन में कैसा होता है, एक्टो एंडोडर्मल होता है। क्लियर। चलिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे। हमने कहा ये हमारे पास एक ट्यूब है साहब जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म से मिलकर बनी हुई है, यही ट्यूब जो है हमारी एलिमेंट्री कैनाल कहलाती है। मैंने इसके अलग अलग पोर्शंस किए। हमने कहा साहब सबसे ऊपर कहाँ से, माउथ से प्रारंभ होकर पश्च भाग में स्थित गुदा द्वारा बाहर की ओर खुलती है। क्लियर। माउथ से प्रारंभ होकर बेटा एनस तक खुली। बीच में मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए, आपको नाम दिया उनको। मैंने कहा ये है हमारे पास हार्ड पैलेट, इससे नीचे लला हमारे पास सॉफ्ट पैलेट। क्लियर। देन हमने कहा सॉफ्ट पैलेट से आगे यदि नीचे की तरफ जाएं तो मैंने कहा रेक्टम। बीच वाली स्ट्रक्चर्स को नहीं ले रहा हूँ, आप समझिएगा, अभी हम बताते हैं आपको क्यों नहीं लिए। यह है हमारे पास एनल कैनाल। तो मैंने कहा लला आपसे कि माउथ से लेकर हार्ड पैलेट तक का जो पोर्शन है, माउथ से लेकर हार्ड पैलेट तक का जो पोर्शन है बेटा ये एक्टोडर्म से मिलकर बना होता है। माउथ से लेकर हार्ड पैलेट तक का पोर्शन एक्टोडर्म से मिलकर बना हुआ है। जबकि मैंने कहा एक्टोडर्म से लेकर यानी एक्टोडर्म से आगे बना हुआ हार्ड पैलेट से आगे की स्ट्रक्चर और रेक्टम तक की स्ट्रक्चर किससे बनी हुई है लला? मैंने कहा ये एंडोडर्म से बनी हुई है। अब चाहे इसके बीच में कोई भी आए, लला सॉफ्ट पैलेट हम पढ़ने वाले हैं कहाँ पर पाया जाता है। सॉफ्ट पैलेट से आगे और रेक्टम तक जो भी पोर्शन है वो सारा का सारा एंडोडर्म से बना हुआ है। देन उसके बाद मैंने कहा एनल कैनाल से लेकर एनस तक का पोर्शन वापस से किससे बना हुआ है? एक्टोडर्म से बना हुआ है। क्लियर आपको आया समझ में? मैंने कहा माउथ से लेकर एनस तक हमारी एलिमेंट्री कैनाल फैली हुई है साहब। माउथ से लेकर हार्ड पैलेट तक का पोर्शन एक्टोडर्म से बना हुआ है, सॉफ्ट पैलेट से लेकर रेक्टम तक का पोर्शन एंडोडर्म से मिलकर बना हुआ है, और देन उसके बाद मैंने कहा एनल कैनाल से आगे एनस तक का पोर्शन भी एक्टोडर्म से मिलकर बना हुआ है। क्लियर। चलिए एक एक ऑर्गन्स को आज हम स्टडी करने वाले। सबसे पहले मैं लेता हूँ आपके सामने माउथ। स्टार्ट करते हैं हम माउथ से। माउथ मैंने कहा बेटा ऊपरी और निचले ओष्ठ के बीच की एक अनुप्रस्थ काट है। जनरली मैंने कहा अपर एंड, अपर एंड लोअर लिप्स की क्या है बेटा? हमने कहा अपर और लोअर लिप्स के बीच एक अनुप्रस्थ काट है। अरे लिप्स नाम सुनते ही तो लोगों को मधुशाला याद आती है, तो बेटा वो मधुशाला है ना, तेरे होठ है मधुशाला, वो वाली मधुशाला रहने दीजिएगा के बीच की अनुप्रस्थ काट। उसके लिए क्या है, हमें पहले कहाँ लड़ना, एग्जाम से जंग लड़नी है, और जब जंग लाजमी होती है ना तो लश्कर नहीं देखे जाते। हमने कहा साहब ये मुख जो है हमारा ये ऑर्बिकुलरिस ओरिस नामक पेशी से गिरा रहता है।
मुख पर एक पेशी पाई जाती है, अरे ये लिप्स पर ही पाई जाती है जनरली, ऑर्बिकुलरिस ओरिस। मुख जो है हमारा ऑर्बिकुलरिस ओरिस नामक पेशी से घिरा होता है। मुख जो है हमारा ऑर्बिकुलरिस ओरिस नामक पेशी से घिरा होता है। क्लियर बात लगा। व्हेल और प्लेटिपस में ओष्ठ जो है अगतिशील होते हैं, जबकि हमारे होस्ट कैसे हैं बेटा, मूवेबल हैं। अरे सर यही तो मूवेबल हैं, इन्हीं से तो हम कर पाते हैं कुछ जिंदगी में अपनी में। अरे ला ठीक है, लेकिन हम याद रखें व्हेल और प्लेटिपस, डक बिल्ड प्लेटिपस एक स्तनधारी है जो बेटा अंडे देता है। प्लेटिपस के जो ओष्ठ होते हैं, अरे सर ओष्ठ मत बोलिए आप, हमें ये पता है खूब अच्छे से, लिप बोलते हैं। लिप कैसे होते हैं लला, नॉन मूवेबल होते हैं, अगतिशील होते हैं, यानी कि ये क्या है, मूवमेंट नहीं करते। कैसे होते हैं ये, अगतिशील होते हैं। क्लियर बात है, आ गई आपको समझ में। चलिएगा, मैंने कहा इनर सरफेस ऑफ लिप पर कौन सी ग्लैंड पाई जाती है लला, इनर सरफेस ऑफ लिप, लिप के आंतरिक सतह पर सीबेशियस ग्लैंड पाई जाती है। लिप की आंतरिक सतह पर कौन उपस्थित होती है लला, हमने कहा सीबेशियस ग्लैंड जो है वो उपस्थित होती है। अरे ऐसा है क्या, अरे सीबेशियस ग्लैंड लला सीबम सीक्रेट करती है, और ये सीबम तो हमारे कहाँ पर, सीबम तो बॉडी के यहाँ पर सीक्रेट किया जाता है। सब फेस पर जो आता है ना वो लिक्विड, उसे बोलते हैं सीबम। क्या वही रहता है क्या वहाँ, है ना। अरे सर कौन फिर तो कौन वो रस चूसना चाहेगा, हमने कहा नहीं, सीरस रस पाया जाता है बेटा। सीरस ग्लैंड जो है वहाँ पर प्रेजेंट होती है, कहाँ पर, लिप्स की इनर सरफेस पर। माउथ की बात की मैंने, जनरली कुछ नहीं है इसके बारे में, लोअर और अपर लिप से घिरी हुई एक अनुप्रस्थ काट है ना, याद रखना ये ट्रांसवर्ज है ना, लॉन्गिट्यूडनल नहीं है, ऐसे कहीं काट दो। ऐसे हमने कहा जनरली साहब इस तरह से कट है, अनुप्रस्थ कट। मुख ऑर्बिकुलरिस ओरिस नामक पेशी से घिरा होता है। व्हेल और प्लेटिपस के जो लिप्स होते हैं वो नॉन मूवेबल होते हैं, और इनर सरफेस ऑफ लिप पर सीरस ग्लैंड जो है वो पाई जाती हैं। चलिए जा आगे बात करते हैं हम दूसरी स्ट्रक्चर जो हमने ली थी, ओरल कैविटी या फिर बक्कल कैविटी लला, इसी को बोला जाता है मुख गुहा। क्या बोलते हैं, मुख गुहा। सर इसमें क्या पाई जाती है, तो मैंने कहा लला मुख गुहा में माउथ ओपन इन बक्कल कैविटी, जो माउथ हमारा होता है वो बक्कल कैविटी में ओपन होता है। अब देखिएगा, स्ट्रक्चर्स को देखते बढ़िए और साथ साथ बेटा इस तरह से आप इमेज क्रिएट कीजिए। एक बार डायग्रामेटिक वे में आपको समझ में आने लगी ना चीज़ें, आपने दिमाग में क्लियर कर ली कि सर ने पहले माउथ देखा, माउथ के बाद इन्होंने कहा कि माउथ एक मुख गुहा में एक कैविटी के अंदर ओपन होता है जिसे मुख गुहा कहते हैं। और मुख गुहा में मैंने कहा चीक और टीथ के बीच, मुख गुहा के मैंने कहा बेटा बक्कल कैविटी के दो पोर्शन हो गए। मैंने आपको बोला बक्कल कैविटी के दो पोर्शन हो गए, एक है हमारे पास वेस्टिबुले और दूसरा मैंने कहा एक हो गया हमारे पास ओरल कैविटी। पहले मैंने उसको बोला बेटा बक्कल कैविटी, फिर मैंने कहा साहब मुख गुहा के दो पोर्शन है, एक तो है स्पेस बिटवीन द चीक और टीथ। अरे वेस्टिबुले किसको बोलेंगे, स्पेस बिटवीन द चीक एंड टीथ, गाल और दांतों के बीच का स्थान जो है वो हमने कहलाया वेस्टिबुले कहलाया। देन उसके बाद ओरल कैविटी की बात करूँ तो मैंने कहा ओरल कैविटी साहब तीन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। अरे जनरली मैंने कहा है पैलेट, पैलेट क्या बनाते हैं इसकी, हमने कहा लाला छत का निर्माण करते हैं। पैलेट क्या बनाते हैं, रूफ का फॉर्मेशन करते हैं। फिर मैंने कहा दूसरी कौन सी स्ट्रक्चर है, पैलेट्स हो गई, पैलेटाई बोलते हैं बहुत से इसको। टंग जनरली TONG, अरे गुरुजी स्पेलिंग से लिखो, मैंने कहा लिख लीजिएगा लाला। जो जीभ है वो क्या बनाती है, इसका फ्लोर बनाती है। क्या बनाती है लाला, फ्लोर, या मैंने कहा जो फ्लोर या ग्राउंड की बात करें वो जीभ बनाती है। जनरली हमने कहा एक कमराई तो है साहब, और टीथ क्या बनाती है बेटा, ये मैंने कहा पार्श्व दीवारें, जो साइडों की दीवारें हैं वो टीथ बनाती हैं। अरे हमने कहा कि जो हमारी बक्कल कैविटी है ये जनरली साहब दो स्पेस पाया जाता है, उस स्पेस को तो नाम दिया इन्होंने वेस्टिबुले। फिर कैविटी के अंदर इन्होंने हमें चीज़ें बताई कि कैविटी की जो छत है,
छत है वो पैलेट की बनी हुई है और जो ग्राउंड है वो जीप का बना हुआ है। अरे सर ये दीवारें कौन बनाएगा, बंद भी तो करना है। मैंने कहा लाला ये दीवारें जो पार्श्व दीवारें हैं लेटरल वाली, ये टीथ से बनी होती हैं और इस तरह से एक गुहा बन जाती है जिसे हम बक्कल कैविटी नाम देते हैं। 2 वर्ड्स हमने यूज किए, माउथ और बक्कल कैविटी। क्लियर है। माउथ मैंने कहा बेटा ऑर्बिकुलरिस और इससे ग्रह होता है, अपर और लोअर लोड से एक ट्रांसफर्ज कार्ड है। क्लियर। देन हमने बात की वेल और प्लेटिपस के ओस्ट जो है वो नॉन मूवेबल होते हैं। देन इनर सरफेस ऑफ लिप पर कौन सी ग्लैंड, सीरस ग्लैंड पाई जाती है। बक्कल कैविटी की बात करी तो मैंने कहा माउथ हमारा जो है वो बक्कल कैविटी में ओपन होता है और बक्कल कैविटी के 2 पोर्शन लिए, वेस्टिबुले लला और ओरल कैविटी। वेस्टिबुले क्या है, चिक और टीथ के बीच का स्पेस वेस्टिबुले कहलाता है, जबकि मैंने कहा ओरल कैविटी सब पैलेट, टंग और टीथ। पैलेट छत बनाते हैं, टंग फ्लोर बनाती हैं और टीथ हमारी जो है वो पार्श्व दीवारों का निर्माण करती हैं। क्लियर है। चलिए अब इनमें से हम एक एक उठाएंगे। पहला मैंने कहा पैलेट्स की बात करें या बहुत से इसे पैलेटाई लिखेंगे, बहुत से इसे पैलेटाई लिखेंगे। मैंने कहा ये पैलेट्स अब 2 हैं, पैलेट्स के भी 2 पोर्शन है लला। अरे बोलो भैया, बोलने से काम होगा लला। एंटीरियर और पोस्टीरियर। अरे गुरुजी इंग्लिश में पढ़ा रहे हो यार, मत जाओ नहीं आना। अरे लिख लो यार, तुम्हें ना परेशान मत हुआ करो। मैंने कहा लला पश्च भाग, एंटीरियर यानी पोस्टीरियर यानी पश्च भाग, एंटीरियर यानी अग्रभाग। अच्छा मतलब सर ये पैलेट के 2 भाग हैं, एक आगे वाला और एक पीछे वाला। अरे सर आगे वाले को क्या बोलते हैं, तो मैंने कहा लला एंटीरियर वाला कहलाता है हमारा हार्ड पैलेट। एंटीरियर वाला कहलाता है हार्ड पैलेट। अब यार गुरुजी फिर आप इंग्लिश में ले आए। अरे यार लो कठोर तालु। अच्छा गुरुजी से तालु कह रहे हो क्या आप, तलवा, तलवा नहीं कह रहा लला, तलवा पैर का होता है। तालु हमारे जनरली हमने कहा ऊपर जो पोर्शन पाया जाता है उसको तालु बोलते हैं। तो एक होता है बेटा कठोर तालु और एक होता है सॉफ्ट पैलेट। अब यार सॉफ्ट का मतलब सर हट जाओ है, पड़ोस वाली कोमल। पड़ोस वाली कोमल कौन है, सॉफ्ट है ना। तो बेटा कोमल तालु, हमने कहा कठोर तालु और कोमल तालु 2 पाए जाते हैं। देन हमने कहा सर इसके अंदर कौन कौन सी बोन होती हैं, तो यदि बोन की बात करूं तो मैंने कहा बेटा मैग्जिला बोन जो है वो अपर जो बनाती है और यहीं पर पैलेटाइन जो कठोर तालु रहता है, अग्रभाग रहता है, इसमें पैलेटाइन भी पाई जाती हैं। प्रिवेंट जनरली हमने कहा ये पैलेटाइन जो रागी हैं ये सर क्या करती हैं। पोस्टीरियर में बात करूँ तो बेटा यूवुला। पोस्टीरियर में बात करूँ तो अच्छा सर वो घंटी जैसी स्ट्रक्चर जो लटकी हुई होती है वो यूवुला कहलाती है। और बेटा इससे आगे मैंने कहा फेरिंग्स में आ जाते हैं। सर एक स्पेस ही तो है फेरिंग्स, हाँ मैंने कहा बिल्कुल एक स्पेस है, लेकिन इसके 2 पोर्शन थे सर। एक तो नेजो फेरिंग्स थी यानी वो स्पेस जो नॉस्ट्रल्स की ओपनिंग के लिए पाया जाए। एक था सर जहाँ पर स्पेस जहाँ पर हमारा जो माउथ है वो खुलता है वो ओरोफेरिंग्स कहलाता है। सर इसे तो फिर ऐसे भी बांट दिया जाना चाहिए ना, एक ट्रैकियल स्पेस। अरे लला आगे जो नीचे वाला पोर्शन है उसको नहीं डिवाइड करते, इसको 2 में डिवाइड कर रखा है, ओरोफेरिंग्स और नेजोफेरिंग्स। क्लियर है। चलिएगा मैंने कहा सर ये पैलेटाइन रागी जो बता रहे थे ये क्या करती हैं, लिखिए भाई। पैलेटाइन रागी या पैलेट के बेटा प्रवर्ध हैं, ये जनरली क्या करते हैं, तो हमने कहा साहब ये वेल डेवलप्ड रहते हैं कार्निवर्स में। कार्निवर्स में वेल डेवलप्ड रहते हैं, मांसाहारियों में, कार्निवर्स बोलते हैं बेटा, मांसाहारी में विकसित होते हैं। अरे जो कार्निवर्स होते हैं ना उनमें ये वेल डेवलप्ड होते हैं। फिर मैंने बात की जो पैलेटाइन रागी हैं ये क्या करती हैं साहब, मैंने कहा ये बेटा जो खाने को फिसलने से रोकती हैं। अरे इनका खाना कैसा है बेटा, जो मांसाहारी होते हैं ये हमने कहा जीवित जंतुओं को खाते हैं, खाने को बाहर फिसलने से रोकती हैं, जीवित जंतुओं को खाते हैं। अब इनका एनिमल्स को यदि खा रहे हैं तो इनका एनिमल क्या होगा, काफ़ी बार बाहर निकलने की कोशिश करता है तो वो पैलेटाइन रागी में क्या है फंस जाता है। पैलेटाइन रागी या प्रवर्ध हैं, पैलेटाइन में कुछ आगे प्रवर्ध, अरे उंगली नुमा प्रवर्ध हो जाते हैं जिन्हें पैलेटाइन रागी कहते हैं। एक आपसे पूछा जाता है नोजो पैलेटाइन डक्ट, बहुत सुने तो नाम ही नहीं सुना सर, ये नोजो पैलेटाइन डक्ट तो हमने सुना ही नहीं। मैं कहता हूँ आपने सुना तो है लेकिन आपने वो दूसरे नाम से सुना है, इसे जैकोब्सन का अंग कहते हैं, ये तो सुना है सर, जैकोब्सन का अंग। अरे क्या बोलते हैं इसे, जैकोब्सन का अंग कहते हैं।
ये क्या होता है लला? हमने कहा ऑल फैक्ट्री अंग है सर, ये ग्रहण अंग है। अरे सूंघने से संबंधित है, ग्रहण का मतलब बेटा ग्रहण करने से नहीं, सूंघने से संबंधित है। और ये सर वेल डेवलप्ड किस में रहता है? तो मैंने कहा लला ये वेल डेवलप्ड रहता है रेप्टाइल्स में। अच्छा सर, ये रेप्टाइल्स सूंघ लेते हैं, वेल डेवलप्ड इन रेप्टाइल्स। जो रेप्टाइल्स होते हैं यानी जो सरीसृप होते हैं, इनमें ये वेल डेवलप्ड रहता है। कौन सा? ऑल फैक्ट्री ऑर्गन या जैकोब्सन का अंग वेल डेवलप्ड किस में पाया जाएगा? रेप्टाइल्स में पाया जाएगा। याद रहेगा, चलेगा। क्या क्या पढ़ा हमने? हमने कहा बेटा पैलेटाई, पैलेटाई के दो पोर्शन है, अग्रभाग और पश्च भाग। अग्रभाग जो होता है वो कठोर तालु होता है, पश्च भाग होता है वो सॉफ्ट तालु होता है। अग्रभाग में मैंने कहा लला दो बोन, मैगजिला और पैलेटाइन। पैलेटाइन बोन नहीं है अपने आप में, पैलेटाइन रागी की बात कर रहा हूँ मैं, यानी कि कुछ प्रवर्ध होते हैं जिन्हें पैलेटाइन बोलते हैं। और पैलेटाइन रागी, पैलेटाइन प्रवर्ध, ये मांसाहारियों में ज़्यादा विकसित होते हैं। जो कार्निवोर्स होते हैं सर, इनका जो खाना है ना वो इस तरह का होता है कि ये जीवित जंतु को खाए, अब वो बाहर आने की कोशिश करेगा तो इनमें फंस जाएगा, यानी खाने को बाहर फिसलने से रोकते हैं। और नोजोपैलेटाइन डक्ट, मैंने कहा इसे बोलते हैं बेटा जैकोब्सन का अंग, जो जनरली एक ग्रहण अंग है। और ये वेल डेवलप्ड किस में रहेगा? रेप्टाइल्स में है, ज़्यादा विकसित पाया जाता है। सॉफ्ट पैलेट की बात की मैंने, कोमल तालु की, तो यूवुला, यूवुला से आगे बेटा फेरिंग्स आ जाती है। और फेरिंग्स के दो भाग हमने किए, नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स। क्लियर रहेगा आपको? अब हम आपकी चालू करते हैं जिह्वा। या टंग क्या है? एक मांस की है ना, फ्री मूवेबल मस्कुलर स्ट्रक्चर है लला, याद रखिएगा। फ्री मूवेबल है यानी गतिशील होती है। अरे इसको यदि बंद कर लेना तो फिर बोल ही नहीं पाएंगे, मुझे तुम नहीं सुन पाओगे ना। अरे सर सुन कैसे पा रहे हैं हम तो कानों से सुन रहे हैं। अरे मैं बोल रहा हूँ तभी तो सुन रहे ना, कान भी तो तभी काम कर रहे हैं। कैसी है लला ये? मैंने कहा ये है लला फ्री मूवेबल मस्कुलर स्ट्रक्चर, स्वतंत्र गतिशील पेशीय संरचना, फ्री मूवेबल मस्कुलर स्ट्रक्चर है। फ्री मूवेबल मस्कुलर स्ट्रक्चर जिह्वा होती है, जिसका बेटा अग्रभाग फ्री होता है ना, पूरी कंप्लीटली फ्री नहीं है, हम कहें अग्रभाग फ्री है। पश्च भाग इसका किससे? हायोइड बोन से जुड़ा रहता है। जीभ की ऊपरी सतह रफ होती है। आप देखिएगा, चीज़ों को समझिएगा, है ना, सब चीज़ मैं बताऊंगा, छोड़ूंगा कुछ नहीं आपको। जीभ की ऊपरी सतह खुरदरी होती है लला, खुरदरी को रफ लिख रहे हैं ना, रफ होती है। ऐसे नहीं आपकी घरवाली जो रफ कॉपी है रफ होती है, वो भी तो खुरदरी होती है। अरे नहीं सर, उसमें तो हम सब कुछ लिख सकते हैं। इस सतह पर अनेक पेपिला पाए जाते हैं, इनमें से कुछ पर टेस्ट वर्ड्स पाई जाती हैं। जीभ की ऊपरी सतह रफ होती है, यानी हमने कहा साहब इस सतह पर अनेक पेपिला पाए जाते हैं। इन पर स्वाद कलिकाएं उपस्थित होती हैं, टेस्ट बर्ड से लला। अच्छा गुरुजी, इन टेस्ट बर्ड से ही स्वाद आता है हमें? हाँ मैंने कहा लला, ये जो टेस्ट बर्ड्स होती हैं उनसे ही हमें क्या आता है, जो टेस्ट है उसका एहसास होता है। स्वाद कलिकाएं उपस्थित होती हैं इन पर। क्लियर? जीभ की मुख गुहा के फर्श में फ्रेनुलर लिंगवा से जुड़ी होती है। जीभ मुख गुहा के फर्श में फ्रेनुलर लिंगवा से जुड़ी रहती है। और जीभ पश्च भाग में हायोइड बोन से। देखिएगा, मैंने कहा लला जीभ मुख गुहा के फर्श पर, अरे ओरल कैविटी है सर, उसके जो फर्श है उस पर मैंने कहा किससे जुड़ी रहती है? फ्रेनुलम लिंग्वी। क्या नाम दे रहा हूँ मैं उसको? फ्रेनुलर लिंग्वी से जुड़ी रहती है। जबकि मैंने कहा पश्च भाग में हायोइड बोन से जुड़ी रहती है। पश्च भाग में हायोइड बोन से जुड़ी रहती है। देखिए समझिएगा जीभ सतह को। जीभ की ऊपरी सतह रफ होती है, इस सतह पर अनेक पेपिलाई पाए जाते हैं। और इन पर हमने कहा बेटा जो जीभ है वो ऊपर से कैसी होती है? हल्की सी रफ होती है, खुरदरी होती है। इस पर बहुत सारे पेपिलाई प्रेजेंट होते हैं, जिन पर क्या होती हैं? टेस्ट बर्ड्स पाई जाती हैं। जीभ मुख गुहा के फर्श पर यदि आप देखोगे टंग को ऊपर करके, तो आपको ये एक अटैच पाई जाएगी एक स्ट्रक्चर से, या एक मस्कुलर स्ट्रक्चर से, जिसे क्या बोलते हैं? फ्रेनुलर लिंग्वी कहते हैं, यानी कि अटैचमेंट पाया जाता है जो सब इसे फ्लोर पर रखता है। जबकि पश्च भाग में ये हायोइड बोन से जुड़ी रहती है।
पश्च भाग में किससे, पश्च भाग का मतलब बात कर रहा हूँ मैं पीछे की तरफ, गले में कहाँ से जुड़ी हुई है, हायोइड बोन से जुड़ी देती है। क्लियर बात लेना आया आपको समझ में। चलिए डायग्राम की बात करते हैं। यदि हम टंग का डायग्राम देखें तो मैंने कहा टंग का डायग्राम कैसा है साहब, ऐसे सर दिल बना रहे हो आप तो सर, ये डायग्राम थोड़ी ना टंग का, आप तो दिल बना दिया। अरे लला, इस तरह की स्ट्रक्चर्स पाई जाती है टंग में। हमने कहा सर यहाँ पर वी सल्कस द्वारा ये डिवाइडेड होती है, ठीक है ना। कुछ पेपिलाई पाए जाएंगे, पेपिलाई को मैं अलग अलग से डिनोट कर रहा हूँ। क्लियर, चलिए और भी पेपिलाई है। सतह पर क्या पाए जाते हैं, इस पर पेपिलाई प्रेजेंट होते हैं। सर कुछ और भी हैं क्या, मैंने कहा हाँ बिल्कुल बेटा और भी हैं। चलिए कुछ और पाए जाए तो और भी बना सकते हैं। चलिए समझते हैं हम। मैंने कहा बेटा इसके दो पार्ट्स होते हैं, फेरेंजियल पार्ट होता है और ओरल पार्ट होता है। मैंने कहा दो पार्ट होते हैं साहब इसके, एक जो फेरिंग से जुड़ा होता है वो कहलाता है लला फेरेंजियल पार्ट, जो फेरिंग से जुड़ा होता है वो फेरेंजियल पार्ट कहलाता है। 1/3 होता है। एक होता है बेटा ओरल, ओरल पार्ट, ओरल पार्ट ऑफ टंग। ओरल पार्ट ऑफ टंग कितना होता है, 2/3 होता है। ओरल पार्ट ऑफ टंग 2/3 होता है। फेरेंजियल पार्ट, फेरेंजियल पार्ट में मैंने कहा कुछ टॉन्सिल्स पाए जाते हैं जिन्हें बोलते हैं लिंगुअल टॉन्सिल। टॉन्सिल क्या है लला, हमने कहा ये सब लिम्फ से संबंधित होते हैं टॉन्सिल्स, जिन्हें लिंगुअल टॉन्सिल कहा जाता है। और ये एक वी आकार की सल्कस द्वारा दो भागों में विभाजित होती है। इस सल्कस को नाम दिया जाता है सल्कस टर्मिनेलिस, सल्कस टर्मिनेलिस। क्या नाम देते हैं लला, सल्कस टर्मिनेलिस बोलते हैं। क्लियर। अब देखिएगा पेपिलाई की मैं बात कर रहा हूँ तो मैंने कहा पेपिलाई सब अलग अलग प्रकार के हैं। एक हमने कहा पेपिलाई है सब किस प्रकार के, सर्कुलम वॉलेट पेपिलाई, सर्कुलम या गोलाकार पेपिलाई, वॉलेट पेपिलाई। सर्कुलम वॉलेट पेपिलाई बेटा लार्जेस्ट होते हैं, सबसे बड़े पेपिलाई यही होते हैं, लेकिन ये संख्या में कम होते हैं। लिखिएगा संख्या में कम होते हैं, 8 से 10 पेपिलाई सर्कुलम वॉलेट पेपिलाई होते हैं। ठीक है, यहाँ जरूरी नहीं मैं 8 से 10 ही बनाऊँ आपको। देन उसके बाद मैंने कहा फॉलिएट पेपिलाई। अगले हैं हमारे पास फॉलिएट पेपिलाई। 4 प्रकार के पेपिलाई की बात कर रहा हूँ। फॉलिएट पेपिलाई, इन पर टेस्ट वर्ड्स पाई जाती है ना। यहाँ पर मैं बात करूँ तीसरे आपका, तो फिलीफॉर्म पेपिलाई। कैसे हैं लला, मैंने कहा साहब फिलीफॉर्म पेपिलाई है। सर इनमें क्या होता है, तो मैंने कहा यहाँ पर जो टेस्ट बर्ड होती हैं, जो स्वाद कणिकाएँ होती हैं वो एब्सेंट होती हैं। स्वाद कणिकाएँ इनमें नहीं पाई जाती लला, पहली बात तो। जो फिलीफॉर्म पेपिलाई होते हैं उनमें स्वाद कणिकाएँ अनुपस्थित होती हैं और मैक्सिमम नंबर में यही होते हैं। कैसे होते हैं साहब ये, तो हमने कहा ये वाइट कौन शेप होते हैं, अरे सफ़ेद शंकु जैसे होते हैं। कौन, फिंगीफॉर्म पेपिलाई। देन उसके बाद मैंने फिलीफॉर्म पेपिलाई, देन लास्ट में हमने बात की कि फंजीफॉर्म पेपिलाई। फंगीफॉर्म पेपिलाई,
क्लियर। चलिए, ये हमने टंग की स्ट्रक्चर्स की बात की। इस तरह से हमारी टंग पाई जाती है। मैंने कहा दो पार्ट बच्चा, फेरेंजियल पार्ट होता है और ओरल पार्ट होता है। फेरेंजियल पार्ट 1/3 होता है, ओरल पार्ट 2/3 होता है। यहाँ पर बेटा लिंगुअल टॉन्सिल्स पाए जाते हैं फेरेंजियल पार्ट के पीछे की तरफ, जबकि मैंने कहा ये एक वी आकार की सल्कस द्वारा, देखिएगा एनसीईआरटी ऐसा लिखती है, वी शेप की सल्कस द्वारा ये विभाजित होते हैं, जिसे सल्कस टर्मिनलिस कहते हैं। और फिर मैंने कहा बेटा इस पर सर्कुलम वॉलेट पेपिलाई पाए जाते हैं, जो लार्जेस्ट होते हैं लेकिन संख्या में कम होते हैं। फॉलिएट पेपिलाई होते हैं, जो हमने कहा फॉलिएट पेपिलाई होते हैं। फिलीफॉर्म पेपिलाई टेस्ट बर्ड इन पर एब्सेंट होती है, मैक्सिमम नंबर्स में होते हैं। और दूसरे होते हैं फंजीफॉर्म पेपिलाई। क्लियर। चलिए कुछ और इसके बारे में आपको बताते हैं, यानी इसका जो टेस्ट है उनको बताते हैं। अब मैं टेस्ट के लिए ना छोटी सी टंग बना रहा हूँ, है ना, आप बना लीजिएगा बड़ी। चलिए एक और बनाता हूँ मैं आपको, कुछ रिसेप्टर्स की यानी कुछ मसल्स की बात भी कर लूँगा यहीं पर। चलिए यदि मैं टेस्ट की बात करूँ तो मैंने कहा साहब यहाँ भी एक टेस्ट के रिसेप्टर्स होते हैं। कुछ टेस्ट के रिसेप्टर्स इनके साइडों में पाए जाते हैं, कुछ टेस्ट के रिसेप्टर्स इनके और थोड़ा सा नीचे आते हैं तो वहाँ पाए जाते हैं, और लला कुछ टेस्ट के रिसेप्टर्स इनके बिल्कुल यहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल गले में, ये फेरेंजियल पार्ट की तरफ, मैंने कहा यहाँ पर साहब बिटर टेस्ट होता है। बिटर या फिर मैं कहूँ लला जो कड़वा है वो हमें यहाँ मिलता है। देन हमने कहा सर खट्टा जो है सॉर टेस्ट, थोड़ा सा पीछे की तरफ पार होता है खट्टा, ठीक है। देन हमने कहा सर थोड़ा सा नीचे आते हैं लेकिन उसी साइड में रहते हैं तो हमें सॉल्ट टेस्ट मिलता है। और जो स्वीटनेस है या जो मीठा टेस्ट है वो जीभ की टिप पर होता है। देखा होगा ना आपने कभी कभी चाय वाला, देखा, या मम्मी घर में अनपढ़ एकदम, जिनको कोई मतलब नहीं पढ़ाई वढ़ाई से, लेकिन वो क्या करती हैं एक टिप लेती हैं चाय में से और अपनी टंग पे रखती हैं, बता देती हैं मीठा हो गया या नहीं हुआ, है ना। उन्हें पता है कि स्वीट टेस्ट कहाँ आने वाला है, टिप ऑफ टंग पर आने वाला है। लेकिन उस बच्चे को नहीं पता जो गोली को कहाँ रखता है, गले के अंदर रखता है, कि अरे यार यहाँ तो कड़वा टेस्ट नहीं आएगा, लेकिन वहीं पर सबसे ज़्यादा जो बिटर टेस्ट है उसके रिसेप्टर्स कहाँ पाए जाएंगे, हमने कहा बिल्कुल लास्ट में पाए जाते हैं। क्लियर। अब मैंने कहा बेटा दो प्रकार की इसमें मसल्स पाई जाती हैं। इस टाइप से मैंने कहा टंग्स के अंदर क्या है, मसल्स हैं, ठीक है ना। नॉर्मल लीजिएगा चीज़ों को। जो मसल्स अंदर की तरफ होती हैं, जो मसल्स अंदर की तरफ होती हैं वो कहलाती हैं इंट्रिंसिक मसल्स। क्या कहलाती हैं लला? इंट्रिंसिक मसल्स। और एक होती है हमारे बाहर की तरफ जो कहलाती हैं एक्सट्रिंसिक मसल्स। क्या कहलाती हैं लला? एक्सट्रिंसिक मसल्स। तो मैंने कहा सब इंट्रिंसिक जो मसल्स होती हैं ये जनरली हमने कहा किस में हेल्प करती हैं, चेंज ऑफ द शेप में हेल्प करती हैं। एक्सट्रिंसिक मसल्स हेल्प टू इन एंड आउट, अरे जीभ को अंदर बाहर करने में हेल्प करती हैं। जो एक्सट्रिंसिक मसल्स होती हैं ये हमारी जीभ को अंदर बाहर करने में हेल्प करती हैं। अच्छा गुरुजी इसी से हम बाहर किसी को जीभ दिखानी है तो एक्सट्रिंसिक मसल्स के द्वारा, लेकिन हमें पतली जीभ दिखानी है, हेल्प इन चेंज ऑफ शेप। अरे लला हमें जीभ का आकार परिवर्तित करना है तो उसके लिए हेल्प करती हैं कौन सी? इंट्रिंसिक मसल्स। अरे सर लड़कियां पतली सी जीभ निकालते हैं, ऐसे सांप जैसी जीभ, है ना, वो किससे निकालते हैं बेटा? इंट्रिंसिक मसल्स की हेल्प से। जबकि हमने कहा गुरुजी हम तो ऐसे बाहर कर देते हैं या लटका देते हैं बड़ी वाली जीभ, वो जनरली हम कौन सी? एक्सट्रिंसिक मसल्स। एक्सट्रिंसिक मसल्स इन और आउट करने में हेल्प करती है, जबकि इंट्रिंसिक मसल्स जो हमारी टंग है उसकी शेप को चेंज करने में मदद करती है। तो आप लिखिएगा टेस्ट ऑफ टंग जो है यहाँ प्रेजेंट होते हैं। ये हमने कहा बेटा ये क्या है? मसल ऑफ टंग। जो हमारी टंग पाई जा रही है उसमें कौन कौन सी मसल्स पाई जा रही हैं उनके बारे में। क्लियर। चलेगा। यदि मैंने कहा बेटा टेस्ट क्या है,
जो इसका फंक्शन की बात करूं तो लाला इसके फंक्शन तो आपसे पूछेगा नहीं, वैसे सभी को पता है क्या फंक्शंस होते हैं। तो हमने कहा टेस्ट में मदद करती है सर। मीठा लगेगा, बुरा लगेगा, फीका लगेगा, कड़वा लगेगा, उसको बताती है। टेस्ट में, स्पीच में, अरे बोलने में, भाषण जो देते हैं ना हम, ज्ञान दे के चले जाते हैं, उसमें कौन मदद करती है? टंग मदद करती है। टेस्ट में, स्पीच में और निगलने में मदद करती है। साथ साथ में मैंने कहा साहब ये बोलस फॉर्मेशन में हेल्प करती है। एनसीईआरटी कहती है कि जीभ के द्वारा बोलस निर्माण किया जाता है। बोलस निर्माण, बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स, बोलस निर्माण में। साथ में हमने कहा, लिखिएगा, डॉग में जीभ ताप नियंत्रण में मदद करती है। डॉग में जीभ ताप नियंत्रण में मदद करती है और इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है पेंटिंग। जो आपने देखा होगा ना, डॉग गर्मी के दिनों में पेंटिंग करता है। पेंटिंग यानी जीभ को बाहर लटका लेता है और जीभ से क्या है बेटा, वो अपनी जो पानी है या लार है उसको गिराता रहता है। ये प्रोसेस कहलाती है पेंटिंग। ये किसके लिए करता है? वो अपने टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए डॉग इस वाली कंडीशन को करता है। क्लियर? तो यहीं पर मैं आपको कुछ एक रिसेप्टर्स के बारे में बताना चाहता हूँ कि कुछ रिसेप्टर्स होते हैं हमारी बॉडी में, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग रिसेप्टर्स। जैसे मैंने कहा टेस्ट के लिए भी रिसेप्टर्स हैं, तो मैंने कहा बेटा पेन के लिए, दर्द के लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको बोलते हैं हम एनाल्जेसिक रिसेप्टर्स। अरे एनाल्जेसिक टर्म दर्द के लिए यूज की जाती है, तो उन्हें इंग्लिश में ही याद रखिएगा क्योंकि जो साइंस है ना वो इंग्लिश वाली है। एनाल्जेसिक रिसेप्टर्स ना, ये जनरली क्या है बच्चा, एनाल्जेसिक रिसेप्टर्स कहलाते हैं। कि सर टच के लिए भी होते हैं क्या? मैंने कहा बिल्कुल हाँ बेटा, टच के लिए होते हैं। किसी ने हमें छुआ तो क्या हुआ, दिल में एक गुलाब सा खिला। अरे वो गुलाब सा किसकी वजह से खुला? तो मैंने कहा सर इनको बोलते हैं हम टेंगो रिसेप्टर्स। जो हमने कहा स्पर्श के रिसेप्टर्स होते हैं उनको हमें बोलते हैं टेंगो रिसेप्टर्स। अरे सर छूने वाला हाथ कोमल होना चाहिए ना, तब भी तो हमारे रिसेप्टर्स जागेंगे। अरे ज़रूरी थोड़ी ना है, कोमल चीज़ को भी तो छू सकते हो, वहाँ भी तो रिसेप्टर्स होते हैं। कौन से? टेंगो रिसेप्टर्स। फिर हमने कहा टेम्परेचर। टेम्परेचर्स के लिए कौन से रिसेप्टर्स बेटा? थर्मो रिसेप्टर्स। थर्मो रिसेप्टर्स दो प्रकार के, क्योंकि टेम्परेचर लेना हॉट भी है और कोल्ड भी है। सर हॉट वाले को क्या बोलेंगे? हमने कहा हॉट वाले को बोलेंगे हम कैलोरी रिसेप्टर, और बेटा इसको हम बोलेंगे फ्रैंगलेडो रिसेप्टर्स। हॉट वाले को नाम दिया जाएगा कैलोरी रिसेप्टर्स और इसको नाम दिया जाएगा फ्रैंगलेडो रिसेप्टर्स। क्लियर? चलिएगा। देन इससे आगे मैंने बात की और भी रिसेप्टर्स पाए जाते क्या? मैंने कहा बिल्कुल पेन के लिए रिसेप्टर, एनाल्जेसिक रिसेप्टर, टच के लिए रिसेप्टर, टेंगो रिसेप्टर, टेम्परेचर के लिए रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर। अरे सर टेस्ट के लिए रिसेप्टर तो आपने बताया नहीं। मैंने कहा बिल्कुल बेटा, टेस्ट के लिए कौन से? गस्टेटियन रिसेप्टर्स। टेस्ट के लिए कौन से लेला? गस्टेटियन रिसेप्टर्स जो हैं ये टेस्ट के लिए प्रेजेंट होते हैं। आया आपको समझ में? मैंने कहा 4 टाइप के रिसेप्टर्स हमने जनरल लिए, पेन, टच, टेम्परेचर और टेस्ट के लिए रिसेप्टर्स। और बाकी जो रिसेप्टर्स आप फील करते हो वो क्या है, वो आपके पास ही होते हैं, वो मेरे पास नहीं है इस टाइप के रिसेप्टर्स। क्लियर? चलिएगा। अब मैं बात करता हूँ आपसे। हमने कहा साहब पैलेट के बारे में पढ़ लिया, टंग के बारे में भी पढ़ लिया, गुरुजी टीथ के बारे में और पढ़ाइए। जो लास्ट हम पढ़ रहे हैं वो टीथ के बारे में पढ़ रहे हैं। सर एक बात बताइए, स्टडी ऑफ टीथ वो क्या बोलते हैं? डेंटिस्ट। बहुत से सोच रहे हैं स्टडी ऑफ टीथ डेंटिस्ट कहलाते हैं। अरे लाला नहीं, डेंटिस्ट नहीं बोलते बेटा, लॉजी वर्ड स्टडी के पीछे आता है, इसको नाम दिया जाता है ओडेंटोलॉजी। क्या नाम देते हैं? ओडेंटो। सर ये लॉजी वाली क्लास ली नहीं है आपने? अरे लाला लेंगे, टाइम देंगे, जब आपको मिलेगा ना टाइम तब लेंगे। अभी हम पढ़ने का काम, दांत का निर्माण करने वाली कोशिका, क्योंकि इससे एक ही क्वेश्चन आना, वो हम साथ साथ ले रहे हैं। और जिस दिन हम साथ साथ ही कंप्लीट कर लेंगे ना तो सर उस क्लास में मज़ा भी आएगा। दांत का निर्माण करने वाली कोशिका, टीथ का फॉर्मेशन कौन करती है लाला? तो मैंने कहा दांत का निर्माण करने वाली कोशिका ओडेंटोब्लास्ट। जो ब्लास्ट टर्म है या क्लास्ट, हमने कहा लाला ओडेंटोब्लास्ट।
कौन सी टर्म, ओडेंटोब्लास्ट। दांत का निर्माण करने वाली कोशिका कौन सी कहलाती है, ओडेंटोब्लास्ट। अब देखिएगा मैं टाइप ऑफ टीथ की बात करता हूँ, आप समझते हुए चलिएगा। अलग अलग बेसिस पे मैं टीथ को अलग अलग टाइप में डिवाइड करूँगा। टाइप ऑफ टीथ, पहला मैंने बेसिस बनाया, किसके बेस पर ला, हमने कहा पहला अटैचमेंट के आधार पर। किसके आधार पर, अटैचमेंट के आधार पर, यानी कि ये सब बॉडी से किस तरह जुड़े हुए हैं, अटैचमेंट के जुड़ाव। लिख लिया करो, अटैचमेंट तो तुम्हारा भी होता है किसी न किसी से। इसी तरह लला ये अटैचमेंट किसका है, टीथ का है, हमारे शरीर के साथ। अच्छा सा फिदा हो गया है शरीर पर। हाँ लला, ऐसा ही कुछ मान लीजिए। मैंने कहा अलग अलग प्रकार के होते हैं सब, एक्रोडेंट। दूसरा मैंने कहा एक्रोडेंट, प्लूरोडेंट और थिकोडेंट। 3 टर्म यूज कर रहा हूँ इसके लिए, एक्रोडेंट, प्लूरोडेंट और थिकोडेंट। अटैचमेंट के आधार पर टीथ को 3 पार्टों में बांटा मैंने, एक्रोडेंट, प्लूरोडेंट और थिकोडेंट। मैंने कहा सब जब ये सॉकेट पर सीधे रखे रहते हैं, ये मान लीजिए हमारा गम्स है और इस पर टीथ इस तरह से रखा हुआ है, तो ये एक्रोडेंट है। एग्जाम्पल क्या है इसके, फिश में और एम्फीबिया में। फिश में और एम्फीबिया में इसी प्रकार के टीथ पाए जाते हैं। देन बेटा मैंने प्लूरोडेंट की बात की। मैंने कहा जब उसी से डेवलप होते हैं दांत, किससे, जिस स्ट्रक्चर में अटैच है सर उसी से डेवलप पाए जाते हैं, तो वो रेप्टाइल्स में पाए जाते हैं। जबकि हमने कहा थिकोडेंट, थिकोडेंट क्या है गुरुजी, हमने कहा लला थिकोडेंट एक सॉकेट में व्यवस्थित होते हैं, एक सॉकेट में व्यवस्थित होते हैं, वो टीथ कहलाते हैं थिकोडेंट। इस तरह से हमने कहा कोई सॉकेट पाया जा रहा है और सॉकेट में टीथ पाए जा रहे हैं, वो थिकोडेंट कहलाएंगे। क्लियर। थिकोडेंट किस में पाए जाएंगे, मैमल्स में पाए जाते हैं। किस में लला, मैमल्स में जो है वो थिकोडेंट टाइप के टीथ पाए जाते हैं, मैमल्स में और क्रोकोडाइल में। अब क्या है हमारे लला, ये क्रोकोडाइल रेप्टाइल्स है ना, क्रोकोडाइल रेप्टाइल्स होता है। बच्चे कह रहे हैं सर आज के लिए इतना ही काफ़ी ना, बाद में कल पढ़ा देना। चलिए कोई नहीं, टीथ से हम वापस से कल से चालू करेंगे। टीथ की स्टडी जो हम कल से शुरू करने वाले हैं, है ना। आप टंग तक का एक बार देखिएगा आज की वीडियो। चलिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, आदित्य रखें।